मेरा नाम है ध्रुवल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में ध्रुव ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 5 टेक्निकली प्रैक्टिकली सबसे प्रैक्टिकली टेक्निकली सारी चीज़ों से ये पार्ट जो है इस चैप्टर का, ये पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें हम डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, हवा को सेपरेट कैसे किया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे और साथ साथ में क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 5 टेक्निकली प्रैक्टिकली दोनों से पार्ट 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4 5 तो है ही। ठीक है, पार्ट 6 और पार्ट 7 की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में होगी, आपको गिवन होगी। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो सारे पार्ट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये सारे टिंडल इफेक्ट सब कुछ देख लिया था हमने। फिर हमने सेपरेशन में हमने देखा था पहले तो ये इवापोरेशन, फिर हमने देखा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने सेपरेटिंग फनल से कैसे हम लोग सेपरेट करते, फिर हमने सब्लिमेशन और डिपोजिशन देखा। उसके बाद हमने देखा क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। पार्ट 4 में जाके देख लो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था दैट अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा था और क्रोमेटोग्राफी में हमने स्टॉप कर दिया था। क्रोमेटोग्राफी तक हमने किया था। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी तक किया था। अभी आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले, पहली तो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ मैं कि सबसे पहले डिस्टिलेशन, दूसरी यहाँ पे चीज़ पढ़ने वाले कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो देख के बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं वो चीज़ है ये। ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग भी नहीं लगाना, इसमें कुछ नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है, बट मैं समझूंगा हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्रिस्टलाइजेशन पे आएंगे। क्रिस्टलाइजेशन भी हम लोग करेंगे, बट उसके बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सारी पार्ट हम लोग पार्ट 6 में करेंगे और उसके बाद एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वाला जो होगा, एलिमेंट्स कंपाउंड्स ये और एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिक्सचर और कंपाउंड का जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 7 में पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं पार्ट 5 जो टेक्निकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे लेसन का, उस पे। ठीक है, सबसे पहला चीज यहाँ पे बाकी क्या रहा था, डिस्टिलेशन है हमारा बाकी था। दैट हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड्स। हमने देख लिया इमिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट कैसे करते हैं, सेपरेटिंग फनल से। दिखाऊं आप लोगों को, ये रहा सेपरेटिंग फनल। नहीं आपको पता तो पार्ट 4 में जाके देख लो। सेपरेटिंग फनल में बहुत सारा डिस्कशन किया था हमने। सेपरेटिंग फनल के बारे में हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा और उसके बाद हमने बहुत सारे मेथड्स पे डिस्कस किए इसमें कि क्या क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस करता है। तो हमने ये पढ़ा कि सेपरेटिंग फनल यूज होता है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। आ जाता है मिसिबल पे। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स। सबसे पहले घबराना नहीं, सिर्फ फिगर को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, क्या होगा, क्या घबराना नहीं है। सबसे पहले ये सारा पार्ट भूल जाओ, ये पार्ट भूल जाओ। ठीक है, ये पार्ट भूल जाओ आप लोग, सिर्फ आप लोगों को है ना ये पूरा पार्ट भूल जाओ। ठीक है, सिर्फ इतना देखो। अभी मैंने क्या कर दिया, दैट मैंने लिया एसीटोन, एसीटोन भी बोलते हैं, एसीटोन भी बोलते हैं। ठीक है, एसीटोन और वाटर का दोनों का मिक्सचर मैंने ले लिया। एसीटोन और वाटर का दोनों का मैंने मिक्सचर ले लिया। ठीक है, एसीटोन वाटर आप नहीं लेना चाहते तो कुछ और भी ले सकते हो। ठीक है, तो एसीटोन और वाटर का मैंने मिक्सचर ले लिया। हुआ क्या, मैंने एक लिया डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसके लिए अलग सा फ्लास्क आता है। ठीक है, तो मैंने वो ले लिया और मैंने उसको बर्नसन बर्नर पे मैंने उसको रख दिया है। बर्नसन बर्नर, ये याद रखना, ये चीज़ नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इट इज़ कॉल्ड बर्नसन बर्नर। मेरे को लगा होगा एनसीईआरटी में, बट नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बर्नसन बर्नर लिख दिया।
आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कहता है डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर यहाँ पे कुछ है, दैट इज क्लैंप। और क्लैंप क्या करता है, क्लैंप इसको होल्ड करने में मदद करता है। अगर हम क्लैंप नहीं होता, क्लैंप को हटा देते 1 सेकंड, ठीक है, क्या होता, ये बर्नर है और बर्नर के ऊपर कोई भी ऐसा कुछ स्टैंड नहीं है, ऐसा स्टैंड नहीं है जिससे वो खड़ा रहेगा, ऐसा कोई स्टैंड है नहीं बर्नर के ऊपर, ठीक है, ऐसा कोई स्टैंड है नहीं। तो फिर क्या होगा, ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, तो गिर जाएगा तो नुकसान होगा, डिस्टिलेशन फ्लक्स टूट जाएगा। इससे बढ़िया हम लोगों ने सोचा कि भाई क्लैंप लगा दो, क्लैंप लगा दो तो ये यहाँ पे रहेगा, क्लैंप लगा दो तो ये रहेगा। उन लोगों ने क्या किया, एक लिया कॉर्क लिया। अभी कॉर्क आपको पता होगा, कॉर्क के बारे में आपने सुना होगा लेसन नंबर 5 में, वही सेम चीज़ है बट उसको मॉडिफाई करके एक चीज़ बना दी गई है जिससे क्या होता है, कोई भी एयर अंदर बाहर नहीं करती है, ठीक है, कॉर्क इसको बोलते हैं, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क। अभी कॉर्क में एक छोटा सा हमने होल डाल दिया, छोटा सा होल कर दिया जिससे सिर्फ थर्मोमीटर फिट होगा, और वो थर्मोमीटर हमने अंदर घुसा दिया, थर्मोमीटर को हमने अंदर घुसा दिया जिससे हमें पता चले कि अंदर का टेम्परेचर कितना है, अंदर जो चीज है उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे जो बंसन बर्नर से ये बर्न होगा तो क्या हो जाएगा कि ए स्टोन और वाटर, ए स्टोन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं कम होता है, ठीक है। ए स्टोन जो होता है, ए स्टोन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता बट कम होता है कंपैरेटिवली टू द 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वाटर का। तो होगा क्या, ए स्टोन पहले उड़ जाएगा, ए स्टोन गर्म होकर पहले वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स देखेगी कि यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे तो कॉर्क लगा हुआ है, बाहर कैसे जाएंगे। बंसन बर्नर जब वो गर्म करता है तो वेपर्स जो निकलती है तो वेपर्स सोचती है कि यहाँ पे तो कॉर्क है तो हम लोग बाहर कैसे जाएंगे, तो ये उसको एक रास्ता मिलता है, वहीं पे उसको एक रास्ता मिलता है और इस रास्ते से वो जो वेपर्स होंगे वो जाने लगेंगे। अभी वो जाते जाते यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिक्विड में फॉर्म होंगे। कैसे होंगे, अब आप लोगों को मन में आ रहा होगा कैसे, अभी तो वेपर थे, अभी कैसे लिक्विड बन गया। ये सिंपल सी बात है, देखो क्या होगा कि मैंने यहाँ से कोल्ड वाटर ऐड किया, अभी कोल्ड वाटर जो होगा ना, कोल्ड वाटर जो अंदर का जो वेपर होगा, वाटर वेपर जो अंदर की जो हीट होगी उसको अब्सॉर्ब करने लगेगा, और यहाँ से कंटिन्यूअसली वो वाटर अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इस जगह से अंदर हो जाएगा, इस जगह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो होता क्या कि जब देखो ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ दैट अगर आपके पास एक गर्मा गर्म तो नहीं, ठंडी बॉटल है, ये बहुत बड़ी बॉटल होगी, ठीक है, इतने बड़े हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसे नॉर्मल बॉटल जो होती है ना वो चाहिए हमें। बॉटल ली, अभी बॉटल को अगर आप देखोगे ना, ठंडी एकदम ठंडी, फ्रिज में से 2 घंटे बाद निकाली, 2 घंटे भी नहीं, बहुत कम बोल दिया मैंने, 8 घंटे 9 घंटे बाद निकाली हुई बॉटल, ठीक है, बॉटल अभी आपने बाहर रख दी। अभी थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। ये चीज हमने पढ़ी थी लेसन नंबर 1 में। अगर आपने लेसन नंबर 1 का पार्ट 4 देखा होगा तो ठीक है, पार्ट 4 में हमने ये चीज डिस्कस की थी लेसन नंबर 1 के। अगर हमने आपके पार्ट 4 देखा होगा लेसन नंबर 1 का तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्यों होता है। बट फिर से मैं ये चीज डिस्कस कर लेता हूँ। दैट क्या होगा कि जो पार्टिकल्स यहाँ से गुजर रहे होंगे तो वो देखते हैं कि दैट ये जो कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं तो कोल्ड पार्टिकल्स हीट को ऑब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो क्या होगा कि अगर कोई हॉट एयर क्या होगी, एयर नॉर्मल गैशियस एयर होगी, ठीक है। हॉट वाटर वेपर में होगा, ठीक है, वेपर में होगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि वो बॉटल में से बाहर आ गए। पानी की जो बूंदे होती है, यहाँ पे मैंने बोला पानी की बूंदे होती है, तो ये क्या बॉटल में से बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, जो हवा होती है, ये जो हवा होती है, जो वेपर्स पास होते हैं, तो वो ये जो कोल्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं वेपर्स को। तो क्या होता है, जब हॉट वेपर होता है, हॉट वेपर मतलब वेपर किस फॉर्म में होता है, वो हॉट होता है, ठीक है। वेपर जो होता है वो होता है हॉट, वेपर हॉट। अभी जब उसको कूल मिलता है, मतलब उसको थोड़ा ठंडक मिलती है उसको, ठीक है, ठंड मिलती है उसको, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है।
अगर उसको और ज्यादा बहुत ज्यादा ठंड मिल गई तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर वाटर में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है सिंपली कि वो वेपर वाटर में कन्वर्ट कैसे हुआ कि ये कोल्ड के पार्टिकल्स है, कूल पार्टिकल्स है, वो हीट अब्सॉर्ब कर लेते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। सेम चीज, एकदम सेम चीज यहाँ पे भी होती है, सेम चीज यहाँ पे होती है कि ये जो कूल्ड पार्टिकल्स होंगे वो ये जो वेपर की जो हीट होगी उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे, जिससे ये भी ड्रॉपलेट्स बन के बाहर आ जाएगा और ये ड्रॉपलेट्स बन के बाहर आने वाली ही ये सारी ड्रॉपलेट्स है। इसी वजह से ये क्या हुआ, इसी वजह से क्या हो गया कि आपको अपने एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एसीटोन निकाल लिया 100%, वाटर निकाल लिया 100%। देखो सेम, देखो ध्यान से देखना, थर्मोमीटर से आपको पता चलता है कि दैट हाँ यार ये तो 70 डिग्री आ गया, एसीटोन का पिघलने का वक्त आ गया, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो जल्दी से बीकर रख दो, बीकर रखने के बाद सारा एसीटोन डाल दिया, अभी सारा एसीटोन चला गया। अभी उसके बाद धीरे धीरे आता है 70% नहीं है, ठीक है, ये 70% नहीं है, 70 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है 90 डिग्री सेल्सियस, आपको पता चल जाता है कि अभी थोड़ा ही बाकी है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तरीके से आपको एसीटोन मिलेगा। फिर जाके 99 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेरे को नहीं पता, ये एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलता है कि 98, 99, 97, 96, ठीक है, उसमें आपको पता चलता है जो एसीटोन खत्म हो गया, अभी एसीटोन का कोई भी पार्टिकल बचा नहीं है, तो आप जल्दी से बेकर चेंज करते हो और दूसरा लेके आते हो। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस रीच होगा तब उसका थोड़े वेपर निकलेंगे, क्योंकि उसका वो वाटर का जो है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, इसी वजह से ये चीज होती है, ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, तो डिस्टिलेशन समझ आ गया। डिस्टिलेशन बहुत ही हमको ऐसा लगता है कि ये क्या दिखा दिया है डिस्टिलेशन में, बट डिस्टिलेशन कुछ है नहीं। आपको पहले के स्टैंडर्ड में, प्रीवियस क्लास में भी आया होगा, ठीक है, डिस्टिलेशन के प्रोसेस, बट थोड़ी ज़्यादा कम डीप में आई होगी, बट ये थोड़ी ज़्यादा है तो कोई भी दिक्कत है नहीं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सारे स्टेप्स क्या है। That let us try to separate acetone and water from the mixture। दोनों को मिक्स कर दिया है, बीकर लिया, बीकर में दोनों को ये वाले एसीटोन को लिया, दूसरी बार मैंने H2O डाला, पानी बन गया, मैंने डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल दिया, उसके बाद ये सारी प्रोसेस हो रही है। टेक द मिक्सचर इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, सेम चीज, फ्लास्क को फ्लास्क में डाल दिया हमने, डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल दिया। ऑरेंज द अपार्टस एज शोन इन द फिगर, सारी चीजें हम लोग को अरेंजमेंट करनी है, क्लैंप लगाना है, ये लगाना है, बंसन बर्नर नीचे रखना है, फिर ये सारी प्रोसेस करनी है, थर्मोमीटर अंदर डाल देना है, सब कुछ कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान लगा के बैठना पड़ता है, ठीक है, कि थर्मोमीटर में थोड़ा भी ऊंच नीचे आ गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता होगा जल्दी एसीटोन चला जाता है तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो क्या हो जाएगा, एसीटोन के पार्टिकल्स नीचे क्या हो जाएंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क में थोड़े चिपक जाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट आपको इसीलिए आपको थर्मोमीटर पे बहुत कड़ी वाली नजर रखनी है, ठीक है, थर्मोमीटर पे बहुत नजर रखनी है। उसके बाद आता है इधर एसीटोन evaporizes condenses in the condenser and can be collected from the condenser outlet। ये चीज मैं बताना भूल गया दैट इस चीज को जो हमने पानी से हमने ठंडा पानी डाला उसको वाटर कंडेंसर बोला जाता है, वाटर कंडेंसर बोला जाता है, ठीक है, वाटर कंडेंसर बोला जाता है। क्लैंप यहाँ पे भी लगाए हुए होते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि कब ये टूट जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए, कब ये निकल जाए, तो इसलिए क्लैंप लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से जब ये वेपर में होता है वाटर कंडेंसर में वो कंडेंस होके यहाँ पे फुल्ली कंडेंस होके वो हमें मिल जाता है, ठीक है। कंडेंसर आउटलेट, कोल्ड वाटर कंडेंसर आउटलेट, वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। देखो इन्होंने सिर्फ वाटर को अंदर रहने दिया है, हम भी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। वाटर को बाहर निकालोगे बहुत कुछ होगा, बट क्या होगा कि वाटर के अंदर के भी कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे, ठीक है,
वाटर के अंदर के बिल्कुल पार्टिकल्स रह जाएंगे जो थोड़े थोड़े मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला स्टेप अपना सकते हैं, और मेरा ख्याल ऐसा है कि आप ऐसे स्टेप मत करिएगा जब आप रियल में इस एक्सपेरिमेंट को करते हो, ठीक है। ये अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा, वाटर इज लेफ्ट, हम दोनों अलग हो गए, यहाँ पे पानी रह गया, यहाँ पे स्टोन रह गया, खत्म बात। बट अगर आपको रियल में करना हो तो पहले स्टोन खत्म कर लो, स्टोन सारा आ गया, उसके बाद दूसरा बीकर लाओ, दूसरे बीकर में 100 डिग्री सेल्सियस तक जाओ, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक आना चाहिए। उसके बाद आपका जो वाटर होगा वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपको एक प्योर वाटर, दोनों वाटर भी होगा वो भी 100% मिलेगा, H2O भी आपको 100% मिलेगा, और साथ साथ में आपको जो आपका जो ए स्टोन है वो भी आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने बात कर ली यहाँ पे कि सारी चीज़ें डिस्टिलेशन आखिर होता क्या है, पूरी चीज़ हम बात कर ली कि डिस्टिलेशन को कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन हम कैसे करते हैं। अभी आते हैं कि ये सब चीज़ों पे, दैट दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इस मेथड को अभी तक कोई भी नाम दिया नहीं था, डिस्टिलेशन हमें अभी पता चल गया कि ये मेथड है डिस्टिलेशन। एनसीईआरटी वाले तो ऐसे दिखा रहे कि हमको पता ही नहीं था, ठीक है। डिस्टिलेशन, ठीक है, मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. होता क्या है दैट ये जो है ना, ये डिस्टिलेशन, उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग आता है। ये डिस्टिलेशन, सिर्फ डिस्टिलेशन में क्या है दैट ये 2 मिसिबल लिक्विड्स है सेपरेट करने के लिए, ये है। साथ साथ में जब उसको बॉईल करता है तो कोई डिकम्पोजिशन नहीं रह जाता, ये भी उसके लिए है। नहीं रहता तो ये डिस्टिलेशन यूज़ करना, फिर मत डिस्टिलेशन यूज़ कर देना तो बहुत सारा डिकम्पोजिशन रह जाएगा नीचे, ठीक है, या फिर उड़ जाएगा हवा में, ठीक है। तो क्या होगा दैट सफिशिएंट डिफरेंस भी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि भाई आपने डिस्टिलेशन यूज़ किया, आपका था 36 डिग्री सेल्सियस, कोई मान लो कोई दूसरा कोई ले लिया है 36 डिग्री सेल्सियस ले, चलो आपको ये पता नहीं चलेगा, उससे अच्छा मैं ले लेता हूँ आपके लिए 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरा कोई कंपोनेंट ले लिया जो है 98 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को आप डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ होती है। Do separate a mixture of 2 or more miscible liquids for which the difference in boiling points is less than 25 Kelvin. Fractional distillation process is used. होता क्या है, तो सेपरेट अ मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, 2 और मोर मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कि 2 बॉइलिंग पॉइंट के बीच 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। 25 केल्विन या 25 कम का केल्विन, ठीक है, 25 कम केल्विन। तो 25 केल्विन क्या होता है भाई, 25 केल्विन क्या होता है, तो देखो ध्यान से। 25 केल्विन मतलब ऐसा मत समझ लेना, 25 ऐसा मत समझ लेना। 25 केल्विन मतलब आप समझ लो दैट होगा आपका सेल्सियस में 273 होता है ना, 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री। और ये तो क्या है, ये तो है 25, चलो 25 को माइनस करते हैं, -248 डिग्री सेल्सियस होता है उनका डिफरेंस। इतना होना चाहिए, समझ लो बात को, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। इज लेस देन, ये इससे बढ़ा भी नहीं हो सकता, इससे कम होना चाहिए, बट इतना कम नहीं होना चाहिए। 2 केल्विन का डिफरेंस, 2 केल्विन नहीं बोलूँगा क्योंकि एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो इतना डिफरेंस तो वो होना ही चाहिए और इससे कम होना चाहिए, 25 केल्विन से कम होना चाहिए। दैट -248 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं और बहुत भी कम नहीं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज, प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर सेपरेशन ऑफ द गैसेज फ्रॉम द एयर, डिफरेंट फैक्टर्स फ्रॉम पेट्रोलियम products, etc. The apparatus is similar to that for simple distillation, except that a fractional distillation fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. होता क्या है कि ये सारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लें कि ये हमको सेपरेट करना है एयर में से गैसेस, अभी कुछ लोगों में ऐसा हो रहा होगा कि एयर में से गैसेस सेपरेट करने हैं, तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, बट उनके लिए मैं ये बता दूँ कि ये चीज़ अभी नहीं आई है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये नहीं है,
ठीक है। तो क्या होता है दैट उसके लिए सेम जैसा ही होता है, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी उसमें हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। साथ साथ में हम लोग ये जो अपार्टस होता है, जो ये देखो डायग्राम देखो, ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ उसमें क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है अलग से, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, बस सिर्फ ये है, दूसरा कुछ है नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं है अलग, कोई भी अलग नहीं है। फिर सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बीड्स, द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। देखो होता क्या है कि सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एक ट्यूब होती है जो पैक्ड होती है ग्लास बीड्स से। अब जो बीड्स होते हैं ना, वो प्रोवाइड करते हैं, जो वो सरफेस को देते हैं वेपर्स को कूल करने के लिए और कंडेंस करने के लिए, एज शोन इन फिगर 2 पॉइंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे आ ही गए हैं, तो देख लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे फिर से मेरे को बंसन बर्नर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बंसन बर्नर दिया नहीं गया है। अगर आप लिखते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। ठीक है, डिस्टिलेशन प्लस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, क्लैंप सेम, थर्मोमीटर सेम, कॉक सेम, वाटर आउटलेट, वाटर कंडेंसर, कोल्ड वाटर इन, प्योर लिक्विड कंपोनेंट, सब कुछ सेम, सिर्फ बदला किया गया फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बदला है, जो नया आया है, पहले से समझाऊँ। बंसन बर्नर ये मिक्सचर है, कोई भी दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, मान लो कोई भी दो कंपोनेंट का। गिवन इंफॉर्मेशन इज दैट कि एक का है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का है मान लो दूसरे का है 97 डिग्री सेल्सियस। चलो मान लिया मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, आराम से देखो, क्लैंप लगाया होल्ड करने के लिए। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यहाँ पे जो कॉर्क था ना पहले, उसके अंदर ही मैंने घुसा दिया, कॉर्क जो था उसके अंदर घुसा दिया, और एक और कॉर्क ऐड कर दिया, और यहाँ पे थर्मोमीटर लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो वेपर्स होंगे, सबसे पहले तो देखो सबसे पहले किसका बर्निंग पॉइंट आएगा, मतलब बर्निंग नहीं बोलते, बॉइलिंग पॉइंट आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये उड़ जाएगा, वेपर्स बन के उड़ जाएगा। तो यहाँ तक जब वो पहुंचेगा ये सारी चीज़ों पे, तो क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक 97 डिग्री खत्म नहीं हो जाता। जब तक 97 डिग्री तब तक वो कांस्टेंट रहेगा, जब तक वेपर्स 97 डिग्री सेल्सियस पे आने लगेंगे तब तक वो कांस्टेंट ही रहेगा टेम्परेचर। अभी वो कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ से निकल के वेपर्स यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे पानी, यहाँ पे कोल्ड वाटर है, ठीक है, तो यहाँ से कंडेंस होके यहाँ पे प्योर लिक्विड कंपोनेंट आ जाएगा। जब उसको पता चलेगा कि 97 डिग्री सेल्सियस पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे तो अभी कोई भी वेपर आ नहीं रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे, अभी वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे। 98 किया, फिर उन्होंने बढ़ाया 99 किया, फिर उन्होंने बढ़ाया 100 कर दिया। अभी 100 की डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने देखा कि अभी भी थोड़े वेपर्स आ रहे हैं, अभी थोड़ा स्टार्ट हो गया अभी, तो वो सारे वेपर्स पहले तो इसको निकाल देंगे 97 पे, उसको निकाल देंगे। उसके बाद उन लोगों को पता चलेगा कि हाँ वो भी दूसरा लगा देता हूँ। अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे उनको पता चलेगा पार्टिकल्स को कि हाँ अभी वेपर आ रहा है, तो इसको कांस्टेंट करो, जल्दी से जल्दी उसको कांस्टेंट करो 100 डिग्री होना चाहिए। तभी वो करते हैं कांस्टेंट, और 100 डिग्री को कांस्टेंट करने के बाद भी हमारा जो प्योर 100 डिग्री सेल्सियस जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, वाटर है बट ठीक है, वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो वो बाहर आ जाएगा, हमें प्योर लिक्विड सब्सटेंस मिल जाएगा। कुछ भी नहीं है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दूसरा क्या है, फ्रैक्शनिंग कॉलम है, ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दूसरा कुछ नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाली चीज़ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ये, ओके, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लस इट इज़ वेरी इट इज़ ऑल्सो आस्क इन द एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, CBSE वाला हो तो, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि आप लोग लेसन नंबर 1 का समझ लो, तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा लेसन नंबर 2, अगर आप लेसन नंबर 1 पूरा समझ चुके हो तो। बट अगर आप नहीं समझे हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, सिलेबस में है नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आई कैन से दैट कि मैं
मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि लेसन नंबर 1 देख लो, कुछ जाने तो वाला है नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। फिर लेसन नंबर 2 पे आओ, देखो, तब देखना कि आपके कॉन्सेप्ट कितने ज़्यादा क्लियर होते हैं उससे, ठीक है, उससे क्लियर होंगे ज़्यादा। आ जाता है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हम एयर में, हमें है एयर पता है कि एयर जो होती है वो, देखो एयर जो होती है, अब जब लोग पूछते तो हम बोलते हैं एयर जो होती है वो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी के 1% बहुत सारे गैसेस, बाकी के 1% कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आर्गन, नियॉन, बहुत सारे हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं, ठीक है। बट जब उनको सेपरेट करना आता है तब ये वाली मेथड यूज़ करनी है, तब ये वाली मेथड। हमको पता तो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें जब उनको सेपरेट करना हो कि हाँ भाई देखो आज मैं निकालूंगा प्यारा सा नाइट्रोजन, आज मैं एयर लूँगा उसमें से नाइट्रोजन निकालूंगा, हाथ से निकालूंगा, हाथ से पॉसिबल नहीं है, प्रोसेस करो तो पॉसिबल हो जाएगा। आज मैं निकालूंगा, कोई बच्चा बोलता है आज मैं निकाल दूंगा ऑक्सीजन एयर में से थोड़ा, ठीक है, हाथ से निकालूंगा, हाथ से कुछ नहीं होगा, ये वाली प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। कोई बच्चा बोलता है मैं आज आर्गन निकालूंगा, आर्गन निकालूंगा, कोई बोलता है मैं आज CO2 निकालूंगा, कोई बोलता है मैं आज नियॉन निकालूंगा, कोई बोलता है कि मैं आज निकालूंगा हीलियम, हीलियम निकालूंगा, कोई बोलता है कि हाइड्रोजन निकालूंगा, हाइड्रोजन निकालूंगा। ये सारी चीज़ कब निकलेगी, कब निकलेगी भाई, इस चीज़ से निकलेगी सारी चीज़, ठीक है। ये चीज़ अप्लाई करोगे सब कुछ निकल जाएगा, सारे गैसेस निकल जाएंगे एयर में जो भी प्रेजेंट होंगे वो, ठीक है। तो हमने ये चीज़ पता चल गई कि ये प्रोसेस कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, इसके लिए मैंने ऐसे समझाया, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों ये जो सिस्टम है, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हो तो सकता है अलग, बट इसमें क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा। कितना आएगा डिस्टिलेशन फ्लास्क में, कितना आएगा ध्यान से, कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आएगा। दूसरा कितना आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, इतना। पहले डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं, डायग्राम समझ लेते हैं, तो उससे क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि भैया ये है क्या, ठीक है, ये है क्या। मैं एयर ली, मैंने एयर को मैंने है ना यहाँ पे तो ऐसा दिया गया है, बट मैं ऐसा लेता हूँ कि एयर को मैंने फिल्टर किया, जिससे सारे डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें थी वो सब यहाँ से अंदर आई। अभी यहाँ पे एयर बोलती है कि चलो आगे जाते हैं, यहाँ पे तो कुछ है, यहाँ पे तो टनल जैसा कुछ लग रहा है, तो ये एयर भूल जाती है कि उसको एक है ना, उसके सारे कंपोनेंट्स अलग होने वाले हैं, पर उसको पता नहीं है। अभी एयर यहाँ पे आगे देखती है, एयर देखती है कि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अंदर एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आने लगेंगे। जब इतने होंगे, इतने दूर आराम से देख रहे होंगे, चल भाई चलते हैं, तो वो इतने नज़दीक आ जाते हैं, इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनको अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो क्या बन जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो प्रेशर से कुछ भी करके बाहर निकल के हॉट एयर बन के यहाँ पे आ जाती है। और एयर बोलती है कि ये तो हम ये सारे कंपोनेंट्स, तो देखो 3-4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एयर के पास एक एयर जाती है, ठीक है, कोई भी अमाउंट ऑफ एयर, उसमें बोलता है O है, O2 बोलता है, N2 बोलता है, N2 है, आर्गन है, फिर हमारा है CO2 है, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स इतने नज़दीक आ गए, इतने नज़दीक आ गए एयर अंडर प्रेशर में। हुआ के बाद में कि वो अंदर गए और O2 बोलता है कि यार क्या यार इतनी ज़्यादा प्रेशर, अभी आगे तो क्या होगा, पीछे तो जा नहीं सकते, और ज़्यादा प्रेशर को हमें झेलना पड़ेगा। N2 बोलता है कि हाँ यार सही बात है, आर्गन भी वो बोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वो बोलता है। अभी क्या करता है, दैट हॉट एयर जब यहाँ पे पहुँचती है कि यहाँ पे देखती है कि ये क्या है, यहाँ पे पहुँचती है, यहाँ पे पहुँचने के बाद हॉट एयर जो होती है, यहाँ पे क्या होता है कि जो बंदा होता है, ये जो सिस्टम कर रहा होता है, वो कोल्ड वाटर यहाँ से अंदर डालता है। अब कोल्ड वाटर यहाँ से अंदर डालेगा तो हमने डिस्टिलेशन में ही हमने देखा, डिस्टिलेशन में हमने ये चीज़ देखी,
डिस्टिले और यहाँ से बाहर निकल जाता है। डिस्टिलेशन में हमने देखा कि अगर ये जो कोल्ड वाटर है वो हीट अब्जॉर्ब कर लेगा तो O2 बोलता है कि ये क्या, हम तो गर्म थे, अभी क्या हो गया, हम तो गर्म थे, इतने नज़दीक आ चुके हैं, अभी क्या हो रहा है, गर्म से हम सारी हीट अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। हीट अब्जॉर्ब होने के बाद वो ऐसे फिर से आ जाते हैं और उससे भी दूर आ जाते हैं, उससे भी दूर आ जाते हैं। कंप्रेस्ड पार्टिकल्स होते हैं, कोल्ड और कंप्रेस दोनों, ठीक है। कोल्ड और कंप्रेस दोनों दूर नहीं आते, इतने ही रहते हैं, ठीक है, इतने ही रखते हैं और इतने में कोल्ड और कंप्रेस दोनों होते हैं। अभी क्या बोलता है कि यार कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है कि भाई मेरा बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मेरा बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मैं अभी ड्राई आइस बन चुका हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है मैं अभी ड्राई आइस बन चुका हूँ, मेरे को निकलना पड़ेगा सेपरेटर से कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक दूसरा प्यारा सा 4 दोस्तों में से एक दोस्त निकल जाता है। यहाँ पे सिर्फ 4 का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स का एग्जाम, 4 एलिमेंट्स का एग्जाम लेता हूँ, ज़्यादा का नहीं लेता। अभी कार्बन डाइऑक्साइड बेचारा ड्राई आइस फॉर्म होकर निकल जाता है। ड्राई आइस कब बनता है, सॉलिड CO2, सॉलिड बन जाता है CO2। सॉलिड CO2 कब बनता है, दैट जो सॉलिड CO2 तब बनता है जब वो बहुत ठंडा हो जाए, ठीक है। उसके बाद बेचारा वो लिक्विड में बन जाता है ना, एयर लिक्विड में हो जाती है, लिक्विड एयर यहाँ पे आ जाती है। लिक्विड एयर से यहाँ पे ये लिक्विड एयर क्या देखती है, एक्सपांशन है, एक्सपांशन जेट। और बेचारा ये तो चला गया, इसको रब कर देते हैं। अभी बोलते हैं ये तीनों बोलते हैं दैट अभी क्या होगा। देखो पहले बॉइलिंग पॉइंट का मैंने ज्ञान दे देता हूँ। दैट ऑक्सीजन का -183, -186 और -198, ठीक है। ऑक्सीजन का है O2 का, O2 बोलता है भाई मेरा तो -183 है, 183 है ना, 183 है। N2 बोलता है भाई मेरा तो 196 है, 196। अभी आर्गन बोलता है कि भाई मेरा तो -186 है, 186 है, मैं क्या करूँगा, -186 है तो। आयु बोलेगा कि इतना ज़्यादा ठंड हो चुका है कि मैं अभी बहुत ही बॉयल होने वाला हूँ। तभी एक्सपांशन जेट में वो सारे एक ही साथ, यहाँ पे बहुत ठंडी होती है, ठीक है, एक्सपांशन जेट में बहुत सारा कोल्ड होता है। तो एक्सपांशन जेट जो होता है उसको ऐसा मत समझो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट ये जो लिक्विड एयर होती है, ठीक है, एक्सपांशन जेट होता है, एक्सपांशन जेट बहुत ठंडा हो जाता है और बहुत तेज़ी से जाता है, तेज़ी से उसको भेज देता है दूसरे क्या बोलते हैं, टैंक में भेज देता है, जो है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, लगभग पहुंच चुका है उनका -200 डिग्री सेल्सियस तक उनका तापमान पहुंच चुका है। अभी नाइट्रोजन बोलता है कि अभी बहुत ठंडी है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं ऑलमोस्ट बॉयल होके जाने वाला हूँ इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और बोलता है बाय दोस्तों, O2 और आर्गन को बोलता है अभी मैं जाता हूँ। और फिर नीचे गिरते हैं, यहाँ पे देखता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, देखता है दैट कोई भी वेपर निकल बाहर नहीं आ रहा, -196 199 करता है, फिर -198 करता है, फिर -197 करता है और फाइनली नाइट्रोजन बोल देता है, अलविदा बोल देता है। और 196 पे सारा नाइट्रोजन जो होता है वो बाहर चला जाता है। बेचारा नाइट्रोजन बाहर चला गया, नाइट्रोजन बाहर चला जाता है तो अभी 2 दोस्त सिर्फ बचते हैं जो ऐसे ही टैंक में आए थे, उनको पता नहीं था। 2 दोस्त बचते हैं, नाइट्रोजन बेचारा बाहर चला जाता है। अभी नाइट्रोजन बाहर चलने के बाद दोनों को बहुत दुख होता है, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम क्या करता है, जब उसको और वेपर बाहर नहीं निकलने मिलता है वो सिंपली टेम्परेचर बढ़ाने लगता है। 196 तक उसने किया, अभी वो करता है एग्जैक्ट 196 पे नहीं, 196 पे सब कुछ बाहर निकल गया है, 195 करता हूँ, 194 करता हूँ, ऐसा 190 पे पहुँच गया, फिर 187 पे पहुँच गया। और फिर आर्गन बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है मेरे लिए, अब मैं बॉयल होने जा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बॉयल होने जा रहा हूँ, अभी बॉयल हो जाएगा वो बॉयल हो जाएगा नार्गन। और O2 बोलता है कि वो तो बॉयल हो गया, ठीक है, वो बॉयल होके जा रहा है O2 बोलता है कि डेट आर्गन भाई तू भी मेरा भाई था, ठीक है। वो बोलता है -86 186 है, 187 पहुंच चुका है माइनस, ठीक है, -187 पहुंच चुका है। और दुख बहुत ही दुख भरी बात है कि आर्गन भी निकल लेता है, आर्गन भी बॉयल होके
निकल लेता है। अब बेचारा O2 बचा होता है। O2 क्या होता है, O2 के लिए सेपरेटर दूसरा होता है, ठीक है, O2 के लिए, और जिससे हम ये पूरा चीज़ लिक्विड ऑक्सीजन के लिए बनाई हुई थी, ठीक है। तो क्या होता है दैट अभी क्या करता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, अभी उसको पता चल गया कि 186 पे तो कुछ नहीं मिला, चलो चलते हैं 185 पे, 180 चलते हैं 184 पे, चलो 184 पे बोलता है कि अभी मेरे से कुछ नहीं हो सकता, अभी मैं भी जाता हूँ और अभी मैं भी लिक्विड बन जाता हूँ। अभी वो क्या होगा, लिक्विड ऑक्सीजन में वो बाहर निकल जाएगा। अभी क्या हो जाएगा 183 पे ये बॉयल होना स्टार्ट कर लेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हमारा होगा लिक्विड ऑक्सीजन। हमने देखा कि ऐसे ये 4 दोस्त आए थे, उसमें से कार्बन देखो कौन कौन से दोस्त थे, हमको सिर्फ दोस्त जितने हैं ना उतने ही मेंशन करना है। O2 N2 आर्गन, दूसरा CO2। हमने देखा एयर प्रेशर अंदर बहुत सारा प्रेशर में, एयर में बहुत सारा प्रेशर था, ये सारे दोस्त अंदर गए, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके थे। अभी यहाँ पे देखा तो यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यहाँ पे घूम रहा था, तो वो भी कोल्ड हो गए। एकदम कोल्ड होने के बाद सेपरेटर में चले जाते हैं और फिर ये बहुत ठंडा हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बोलता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी वो चला जाता है, अभी वो बॉयल हो जाता है। अभी बॉयल होने के बाद वो जल्दी से यहाँ पे जाता है, इधर उसका एक दोस्त चला जाने के दुख में ये यहाँ पे एक्सपांशन जेट तक चले जाते हैं। एक्सपांशन जेट से ये फ्रैक्शनल डेस्टिनेशन कॉलम में चले जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके दोस्त चला जाता है। पहले N2 जाएगा क्योंकि N2 का -196 होता है, 196 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है 196 होता है। एक बार चेक कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है 196। ओके, तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद आर्गन चला जाता है। आर्गन बोलता है कि भाई मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मेरा भी बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, मैं भी चला जाता हूँ। अभी वो चला जाता है। अभी O2 सिर्फ बचता है। 4 दोस्त आए थे, पहले CO2 निकल गया, दूसरा N2 निकल गया, तीसरा आर्गन निकल गया, चौथा अभी लास्ट में CO2 बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा जो हमें मिलेगा लिक्विड ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली कि ये सेपरेट कैसे होते हैं, जो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सेपरेट कैसे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली, ठीक है। ओके, तो हमने ये देख लिया। अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि ये चीज़ें क्या थी, ठीक है। तो एयर जो होती है वो कंप्रेस और कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो कंप्रेस कैसे होती है, कूल करने में, और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो कूल होती है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज एयर करते हैं तो कूल थोड़ी ना होती है। कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। कंप्रेस करते हैं, उसके बाद कूल करते हैं प्रेशर को इंक्रीज करने में, और उसके बाद टेम्परेचर को अचानक से गिरा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बन जाता है लिक्विड एयर अलाउ करता है कि ये बहुत गर्म हो जाए और उसके बाद गर्म होते होते ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में गर्म हो जाए और बॉइलिंग पॉइंट रीच करके बाहर निकल जाए। और यहाँ पे हमने देखा गैस सेपरेटेड एंड डिफरेंट हाइट्स। यहाँ पे हमने देखा क्या, और एयर परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम क्या होता है 78.1, ये 20.9 और ये 0.9, ठीक है, पता चल गया। आते हैं फ्लो डायग्राम शोज द, ये सारा फ्लो डायग्राम है, ठीक है, ये हमने जो पढ़ा वो। ओके, तो इफ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. The air is compressed by increasing the pressure and is then cooled by decreasing the temperature to get liquid air. This liquid air is allowed to warm up slowly in a fractional distillation column where gases get separated at different heights depending upon their बॉइलिंग पॉइंट. तो होता क्या है दैट अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन गैस की बात करें तो हमें एयर में से ऑक्सीजन गैस निकालना है, तो हमें सारे अलग अलग गैस निकालने पड़ेंगे पहले बाहर, उसके बाद हमें ऑक्सीजन मिलेगा. तो एयर को जब हम कंप्रेस करते हैं और हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और उसके बाद उसको कूल करते हैं. कैसे कूल किया जाता है, जब उसको टेम्परेचर को अचानक से ही घटा देते हैं. उसके बाद वो किस में फॉर्म हो जाता है, ये लिक्विड एयर में फॉर्म हो जाता है. और जो लिक्विड एयर होता है वो अलाउ करता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को धीरे धीरे गर्म होता है तो जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है. उसके बाद सारे गैसेस बॉइल हो जाते हैं. ठीक है, तो उसके बाद हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, N2 अलग मिल जाएगा, आर्गन अलग मिल जाएगा, CO2 अलग मिल जाएगा, सारे अलग मिल जाएंगे. ठीक है, नियॉन अलग मिल जाएगा, नियॉन के लिए भी होता है. ठीक है, पर वो आपको हायर स्टैंडर्ड में आएगा. अभी सिर्फ इतना जानो कि 4 दोस्त थे. ठीक है, नियॉन के लिए अलग मिल जाएगा, सब कुछ अलग मिल जाएगा. ओके, तो ये सारी चीज़ हमने देख ली. ठीक है, अभी हम आते हैं बहुत ही अलग चीज़ पे जो है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन पे आ जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है सच में.
ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है, आ जाते हैं। देखो एक्टिविटी 2.9 सेपरेटिंग हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सब्सटेंस। देखो इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ मैं कि अगर आपका एक दोस्त है, लैब में बैठा है, उसको लगा कि चलो कुछ शैतानी करते हैं आज, बीकर लेता है जिसमें क्या होता है CuSO4। देखता है कि ये CuSO4 है क्या, देखो कितना ब्लूइश कलर का है, CuSO4 कितना ब्लू कलर का है। देखते देखते आप आ जाते हो और वो आप अगर ये क्या कर रहा है, तो वो क्या कर देता है, वो नीचे गिरा देता है और CuSO4 गिर जाता है, साथ साथ में ग्लास के पार्टिकल्स गिर जाते हैं। अभी CuSO4 फिर से प्योर तो मिलने वाला है नहीं, अभी वो एक इम्प्योर सैंपल बन चुका है। अभी क्या करना है हम लोगों को, टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5, अभी हम उसको अलग करेंगे। टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। देखो क्या करना है, चाइना डिश लेनी, चाइना डिश उसमें क्या करना है दैट हमें कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सब्सटेंस रख देना है। कॉपर सल्फेट को हम कॉपर सल्फेट ही लेंगे, अच्छे से लेंगे कॉपर सल्फेट। अभी कॉपर सल्फेट में आप देखते हो कि यहाँ पे तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स है, दिख रहा है मेरे को, तो ग्लास के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिजोल्व इट इन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़े अमाउंट में, बट उसको डिजोल्व करना जितना वाटर डालना है। ठीक है, चाइना डिश थोड़ी बड़ी लेते तो मज़ा आएगा, चाइना डिश बड़ी लेंगे ना तो मज़ा आएगा, और ज़्यादा मज़ा आएगा। चाइना डिश बड़ी होनी चाहिए, चाइना डिश बड़ी लेता हूँ मैं, अब चाइना डिश मैंने बड़ी ली, अभी मैंने उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया, अभी वो डिजोल्व हो गया। अगर उसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया तो वो डिजोल्व हो गया। डिजोल्व मेरे को लगा कि ये जो वाटर है वो ऐसा डिजोल्व हो गया है, थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा ना, डिजोल्व हो गया है। अब ये सारा हमारा वाटर सॉल्यूशन, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिसमें डिजोल्व हो जाए। ठीक है, ऐसा इवापोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वाटर को इवापोरेट करते जाओ जितना हो सके उतना इवापोरेट करते जाओ, तब तक इवापोरेट करो जब तक हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, कवर द सॉल्यूशन विद द फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। होता क्या है दैट कॉपर सल्फेट को कवर कर देना है, जो चाइना डिश है उसको फिल्टर पेपर से कवर कर देना। अभी मैं फिल्टर पेपर से ही क्यों कवर करूँ, पहली चीज़, मैं कोई नीचे चीज़ ना गिर जाए उसके अंदर, इसके लिए तो फिर से अगर कोई चीज़ ऊपर से गिर गई तो ये क्या बन जाएगा, फिर से इम्प्योर बन जाएगा। ठीक है, तो कोई चीज़ नहीं गिरे उसके लिए। दूसरा रीज़न, जो सबसे मेन रीज़न है वो है कि फिल्टर पेपर अगर हम नहीं यूज़ करते, कुछ और यूज़ कर देते हैं, थाली यूज़ कर देते हैं, ठीक है, डिश यूज़ कर सकते हैं, दूसरी डिश, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके जो डिश ऊपर रखेंगे, वाटर जब इवेपोरेट होगा तब वो कंडेंस भी वहाँ पे हो जाएगा। देखो ये है एग्जांपल देता हूँ, आपने यहाँ पे डिश रखी है, बीकर में से वाटर इवेपोरेट हुआ, अब जाने की जगह नहीं है तो यहाँ पे वो ड्रॉपलेट्स बना लेगा, तो कंडेंस भी वहाँ पे ही हो रहा है, तो अब वो नीचे गिर जाएगा तो वही तो रहेगा, वो वाटर बाहर ही नहीं जा रहा, इवेपोरेट ही नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। ओके, तो वो धीरे धीरे कम होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इवेपोरेट होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद यू विल ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको नजर आएंगे। क्यों क्रिस्टल्स नजर आएंगे? क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होगा जिससे वो पत्थर जैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो वो होता है क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश में आपको मिल जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ग्लास बाहर निकल गया, कॉपर तो मिल गया और साथ में वाटर भी बाहर निकल गया। ओके, the crystallization method is used to purify solids. For example, the salt we get from seawater can have many impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. तो होता क्या है कि सी वाटर जो होता है, सी वाटर ऐसे ही तो हम नहीं पीते थे, सी वाटर तो हम ऐसे ही पी जाते हैं, नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज मोर इन दैट।
ठीक है। अब जो सॉल्ट का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है सी वाटर में एज कम्पेयर टू अवर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर से तो बहुत ज़्यादा होता है अमाउंट ऑफ सॉल्ट, तो उसके क्या होता है जो पोटेशियम होता है, जो हमारा सोडियम क्लोराइड हमारी बॉडी में होता है तो वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, ठीक है। और आप बोलोगे कि शिप तो सी वाटर पी सकती है, क्यों पी सकती है, उनको भी तकलीफ होती थी बट अभी वो इवैल्यूएट हो चुके हैं, इवोल्यूशन हो चुका है। इवोल्यूशन के बाद वो सब कर सकते हैं, हम नहीं कर सके क्योंकि हमारा इवोल्यूशन सी वाटर पीने में नहीं हुआ है, ठीक है। तो सी वाटर हम लोग नहीं पी सकते जिससे हमारी सोडियम क्लोराइड बढ़ सकता है और अगर हमें किसी इंसान को बीपी है तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और हमको ज़्यादा पानी में तरस भी लगेगी, साथ साथ में हमें जो अगर हम ज़्यादा सॉल्ट वाटर पियेंगे तो हमारा जो वाटर होगा वो सॉल्ट अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो वो भी क्या होगा कि अच्छा नहीं है, इसलिए हमको सॉल्ट को निकालना पड़ेगा। और सॉल्ट में क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको भी निकालने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से क्रिस्टलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है, सॉल्यूशन में से ध्यान से देखना, सॉल्यूशन में से प्योर सॉलिड फॉर्म निकालता है, ठीक है। प्योर सॉलिड फॉर्म निकालता है क्रिस्टलाइजेशन में, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बहुत ज्यादा बेटर है सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक से, ठीक है, सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक से। ओके, यहाँ तक मुझे पता चल गया। ओके, सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ड भी बोलते हैं, चार भी बोलते हैं, ठीक है, ऑन हीटिंग टू डाई, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कुछ सॉलिड्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वो चार्ड भी हो जाते हैं, ठीक है, अगर हम ज़्यादा हीट करते हैं तो। चार्ड मतलब जैसे चिपक जाना, ठीक है, डू ड्राइनेस, ड्राई हो जाते हैं तो चिपक नहीं जाते, ठीक है, कुछ चीज़ें ड्राई होती है तो चिपक जाती है, ठीक है, तो वो चार्ड हो जाती है अगर ज़्यादा उसको हीट मिली तो। सम इम्प्योरिटीज ऐसे भी होती है दैट मे रिमेन डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद भी वो डिजॉल्व रहती है, ठीक है। और इवेपोरेशन दिस कंटामिनेट द सॉलिड। इवेपोरेशन में ये एक सॉलिड को खराब भी कर सकती है, इसलिए हम इवेपोरेशन नहीं क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं इसके लिए भी, ठीक है। एप्लीकेशंस भी आ जाते हैं। एप्लीकेशन है हमारे द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट हमने देखा पहले, प्योर जो सॉल्ट होता है, सी वाटर होता है, उसमें ज़्यादा सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है तो उसको प्योरीफाई करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन यूज किया जाता है। साथ साथ में हमारा दूसरा पॉइंट ये है द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम एलम, फिटकारी, ठीक है, फिटकारी एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। अगर आपको नहीं पता एलम फिटकारी क्या होता है, एलम फिटकारी नहीं पता तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ लो, उनको पता होगा। दैट वाटर में वो जब डालते हैं तो वो आगे वाला पॉइंट है, ठीक है, तो हम उसको ज़्यादा सस्पेंस रिवेल करते नहीं है, ठीक है। तो वो एलम होता है, सिर्फ एलम उसको गिनो, और एलम को इम्प्योर सैंपल से अलग करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज होती है, ठीक है। अभी क्या है, दस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर वी गेट अ प्योर सब्सटेंस विद एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स हैव बीन डिवाइस्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो थे वो वन ऑफ द मेथड्स में से कोई एक चीज़ थी, ठीक है, जो हमें कंपोनेंट्स की नेचर के बारे में बताती है, ठीक है, नेचर के बारे में बताती है और हमें नेचर को कैसे सेपरेट करके हमको प्योर सब्सटेंस कैसे लाना है वो भी हमें पता चले। टेक्नोलॉजी में जितने एडवांसमेंट होंगे उतनी ज़्यादा मेथड्स भी हम डिवाइस करेंगे, मतलब खोज करेंगे उसकी, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में एडवांस हो चुका है तो बहुत सारी अलग अलग टाइप के मेथड भी डिस्कवर्ड हो चुके हैं, तो वो सारी मेथड्स भी पढ़ेंगे। तो यहाँ भी हम हमारा पार्ट 5 खत्म करते हैं क्योंकि पार्ट 5 बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें डिस्कस की है। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, साथ साथ हम गैसेस, एयर में जो गैसेस होते हैं उसको अलग कैसे करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और तो अभी पार्ट 6 में हम लोग ये वाली चीज डिस्कस करेंगे कि जो होम में जो पानी आता है, घर पे जो नल से जो पानी आता है वो कैसे आता है, कौन कौन सी चीज़ों से वो पार करके आता है, ये वाली चीज हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम पार्ट 5 एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।